देखो, तो आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है अपना वो है एन इंट्रोडक्शन टू क्लोज। ठीक है, ये क्लोज क्या होते हैं, ठीक है ना। तो उसका एक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं अपन। सेंटेंस कैन बी क्लासिफाइड अदर इन टर्म्स ऑफ द काइंड्स ऑफ क्लोजेस। ठीक है ना, सेंटेंस जो होते हैं वो क्लोजेस में क्या रहते हैं, क्लासिफाइड रहते हैं, वर्गीकृत रहते हैं, लेकिन अपन को समझ में नहीं आता कि ये क्लोज कौन सा है। अपन उसको एक सेंटेंस ही मानते हैं। ठीक है ना। तो ये क्लासिफाइड किसके अंदर रहते हैं, क्लोजेस के अंदर। दे कंटेन, यानी कि ग्रामेटिकली बात हो रही है यहाँ पे उनके कंटेनिंग की, कि वो क्या क्या अपने अंदर समाहित रखते हैं ग्रामेटिकली और इन टर्म्स ऑफ देयर पर्पस। ठीक है, रियोटोरिकली। ठीक है, एक तो उनमें ग्रामेटिकली जो रहता है पोर्शन के, ग्रामेटिकली क्या क्या है, वर्ब है, एडवर्ब है, सब्जेक्ट है, एडजेक्टिव है। ठीक है ना। और दूसरा कि उनमें उद्देश्य क्या छुपा हुआ है। ठीक है, बिकमिंग अवेयर ऑफ द टाइप्स ऑफ सेंटेंस। ठीक है, अलाउज वन टू वेरी हिज हर राइटिंग स्टाइल टू सूट वंस ऑडियंस। ठीक है, तो अगर हम ये जो सेंटेंस के जो टाइप्स हैं इससे अगर हम अवेयर हो जाएंगे, इससे अगर हम जागरूक हो जाएंगे, ठीक है, तो ये क्या अलाउ करेगा कि ये हमारी वेरीनेस, यानी कि भिन्न करने की, विभिन्नता करने की, विभिन्न चीजों को, सेंटेंस को पहचानने की हमारी जो क्षमता है राइटिंग स्टाइल में, और हमारी जो लेखन शैली है, ठीक है ना, वो जो है उसमें प्रभाव डालेगा, जो कि हमारी ऑडियंस को क्या करेगी, सूट करेगी। ठीक है, हमारा जो कंटेंट है वो हम अच्छी तरीके से लिख पाएंगे, और जो हमारा जो मकसद है उस कंटेंट को लिखने का, ठीक है ना, वो पूरा हो पाएगा। ठीक है, वन विल फाइंड टू दैट सेंटेंस वेराइटी होल्ड अ रीडर्स इंटरेस्ट। अब आप इसके जरिए ये पता लगा सकते हो कि सेंटेंस की जो वेराइटी होती है, यानी कि सेंटेंस को लिखने की अलग अलग तरीके से क्लोज के अंदर जो लिखने का जो तरीका होता है, उससे क्या होता है, जो रीडर जो होता है, जो पाठक जो होता है, जो कि हमारे सेंटेंस को पढ़ता है, ठीक है, वो क्या करता है, वो उस चीज में इंटरेस्ट लेने लगता है, उसको इंटरेस्ट आता है उससे। ठीक है, हाउ बोरिंग इट इज टू रीड ऑल सिंपल सेंटेंस। कितना बोरिंग होगा, कितना उबाऊ होगा अगर हम जो है सारे जो सिंपल सेंटेंस को, यानी कि सारे जो सेंटेंस है वाक्य हम बनाएं और उसमें जो है नॉर्मल सेंटेंस यूज कर ले। अब कोई अगर बात कर रहा है, जैसे तुम जनरली हिंदी में ही अपन बात कर रहे हैं, ठीक है, अपनी लैंग्वेज में अपन बात करें, तो जब तक इसमें कोई तड़का नहीं लगाओगे ना बात का, ठीक है, जब तक क्या है कि नॉर्मल बात लगेगी। यानी कि बीच बीच में क्या ऐसी बात करनी पड़ती है, जैसे अभी मैंने तड़का लगा दिया, ये तड़का शब्द उपयोग कर लिया, ठीक है, तो एक दो के मुंह पे मुस्कुराहट आ गई। ठीक है, और कुछ मैं और बोल दूंगा तो उसमें तो यानी कि क्या है कि ऑडियंस बोर नहीं होनी चाहिए। अब तुम क्या हो कि तुम मेरी क्या हो, ऑडियंस हो। ठीक है, तो तुम भी बोर नहीं होने चाहिए। इसी तरीके से जो तुम सेंटेंस बनाओगे, जो तुम्हारी जो ऑडियंस है वो बोर नहीं हो। ठीक है, तो या एक लेखक जो है वो अपने सेंटेंस, अपनी रचनाओं में सेंटेंस को किस प्रकार से यूज करेगा, तो उसे क्लोसेस की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, ताकि उसकी ऑडियंस, अब सारे सिंपल सेंटेंस में सारे साधारण वाक्य अगर हम बना देंगे तो क्या होगा, वो बोर हो जाएगा वो। ठीक है, इन कॉन्ट्रास्ट, इसके विपरीत, आफ्टर मेनी लॉन्गर सेंटेंस, ठीक है, जो लंबे सेंटेंस होते हैं, अब पंची शॉर्ट सेंटेंस एड्स फोर्स टू की पॉइंट। ठीक है, इसके विपरीत अगर हम बड़े बड़े सेंटेंस भी लिख दे कि सर छोटे सेंटेंस या सिंपल सेंटेंस में जो है अगर बोर हो रहा है तो हम बड़े सेंटेंस लिख देते हैं। बड़े सेंटेंस जो है वो भी क्या करते हैं कि ऑडियंस को बोर करते हैं। ठीक है, पंची शॉर्ट यानी कि टू द पॉइंट एक शॉर्ट सेंटेंस होना चाहिए। ठीक है, उसके अंदर जो बात है पूरी फिक्स समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है ना, पंची शॉर्ट सेंटेंस एड्स फोर्स टू की पॉइंट, तो ये फोर्स करते हैं क्या, जो उसका जो मुख्य उद्देश्य सेंटेंस का, सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है या सेंटेंस हमें क्या बताना चाह रहा है, ठीक है ना, उस पर फोर्स करते हैं ये। ठीक है, और उसका जो की पॉइंट होता है, ठीक है, वो हमें मालूम होता है उससे। ठीक, ये रोजा और एस होल्स जो हैं, ठीक है, इनके द्वारा लिखी गई क्लोज की ये परिभाषा है। ठीक, उसके बाद में अब क्लासिफिकेशन बाय क्लोज स्ट्रक्चर। अब ये जो क्लासिफिकेशन है ये देखो, ठीक है, क्लोज का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, जैसे तुम्हारा स्ट्रक्चर होता है ना, ठीक है, तुम्हारे ऊपर जो है वो सिर लगा हुआ है, फिर उसके बाद में तुम्हारे यहाँ बोन्स लगी हुई है, ह्यूमरस आ गई, ठीक है, फिर उसके बाद में रेडियस अल्ना आ गई। ठीक है, आ रही समझ में, रेडियस अल्ना ये सब नाम सुने कि नहीं सुने। ठीक है, फिर इधर 11 पसलियां, इधर 12 पसलियां। ठीक है, आगे समझ में। हाँ, सिंपल सेंटेंस, तो अब इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से होगा, कंसिस्ट ऑफ वन मैन क्लोज एंड नो सबऑर्डिनेट क्लोज। ठीक है, सिंपल सेंटेंस, अभी सिंपल सेंटेंस की बात हो रही है। ठीक है, अभी सिंपल सेंटेंस की बात बता रहा है वो, कि इसमें क्या होगा, कंसिस्ट वन मेन क्लोज, एक मुख्य क्लोज होगा, यानी कि एक मुख्य वाक्य होगा,
और इसके अंदर कोई सबऑर्डिनेट क्लोज नहीं होगा। ये मैंने तुम्हें सबऑर्डिनेट की परिभाषा अभी 2-3 दिन पहले ही बताई है, और जिसने नहीं देखी हो तो वो वीडियो देख लेना। सबऑर्डिनेट का मतलब अधीनस्थ, ठीक है। यानी कि तुम जो हो, मान लो तुमने कोई कंपनी खोली, अब तुम उसके मेन मैनेजर हो, तुम्हारे अधीन जो काम कर रहे हैं वो क्या हो गए, तुम्हारे सबऑर्डिनेट, और तुम क्या हो गए, उसके मेन बॉस, ठीक है। तो ऐसे ही मेन बॉस कौन है, जो मेन क्लोज है वो, ठीक है। और उसके अंडर में अगर और कोई सा वाक्य आ रहा है अंडर में, तो वो कौन सा वाक्य कहलाएगा, सबऑर्डिनेट, ठीक है ना। ये मेन क्लोज है और उसके अंडर में जो क्लोज आ रहा है वो कौन सा कहलाएगा, सबऑर्डिनेट, ठीक है। तो इसमें सबऑर्डिनेट कोई सा भी नहीं होगा, यानी कि एक भी सबऑर्डिनेट क्लोज नहीं होगा, सिर्फ एक मेन क्लोज होगा। तो ऐसा मेन क्लोज या ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर सिर्फ एक मेन क्लोज होगा और सबऑर्डिनेट क्लोज कुछ भी नहीं होगा, ऐसा सेंटेंस क्या कहलाएगा, सिंपल सेंटेंस, ठीक है। गोट इट इन योर माइंड, ठीक है। अब उसके बाद में कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस कौन सा होगा, कंपाउंड सेंटेंस कौन सा होगा, कंसिस्ट ऑफ टू और मोर मेन क्लोज, कंसिस्ट ऑफ टू और मोर मेन क्लोज एंड नो सबऑर्डिनेट क्लोज, ठीक है। अब इसके अंदर ध्यान से देखना, टू और मोर मेन क्लोज, यानी कि अब ये जो सेंटेंस है कंपाउंड वाला, ठीक है। कंपाउंड का मतलब एक तरीके से क्या कहेंगे, इसे मिश्रित, ठीक है। अगर इसकी हिंदी जाननी है तो क्या बोलेंगे, मिश्रित, ठीक है। तो टू और मोर, इसके अंदर दो या दो से ज्यादा क्या होंगे, मेन क्लोज होंगे, ठीक है। और इसके अंदर भी कोई सबऑर्डिनेट क्लोज नहीं होगा, ठीक है। द मेन क्लोज में बी ज्वाइंड बाय कोऑर्डिनेट कंजक्शन, अभी मैंने पढ़ाया था ये, ठीक है, अभी 2-4 दिन पहले ही। यानी कि इसके अंदर कंपाउंड सेंटेंस में दो या दो से अधिक सिर्फ क्या होंगे, मेन क्लोज होंगे, और इसके अंदर भी सबऑर्डिनेट क्लोज अधीनस्थ वाला एक भी नहीं होगा, ठीक है। और ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ेंगे। कोऑर्डिनेट कंजक्शन मैंने बताया था, नहीं देखा हो तो किसी ने वीडियो देख लेना वो वाला, ठीक है ना, यूट्यूब पे जाकर के। और मिस्टर इंग्लिश चैनल जो है हमारा वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और उसमें जो है आप जाकर के बिल्कुल आप देख सकते हैं। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और कुछ दिक्कत आती है तो कमेंट करके पूछो बिल्कुल, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट कंजक्शन जो है वो कौन कौन से, एंड, बट, और, फॉर, नोर, सो और येट, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये वाले कंजक्शन दो मेन क्लोज को जोड़ते हैं, किसको जोड़ते हैं, मेन क्लोज को। मेन क्लोज यानी कि मुख्य वाक्य, ठीक है। अब आगे देखो, तो ये कंजक्शन ध्यान रखना, एंड, बट, और, नोर, और, फॉर, नोर, सो और यट, ये कौन से कहलाएंगे, कोऑर्डिनेट कंजक्शन। और ये किसको जोड़ेंगे, दो मेन क्लोज को, सबऑर्डिनेट को नहीं, ठीक है। तो ऐसा सेंटेंस जिसमें एक या एक से ज्यादा मेन क्लोज होंगे वो कहलाएगा कंपाउंड, और जिसमें सिर्फ एक ही मेन क्लोज होगा वो कहलाएगा सिंपल सेंटेंस, ठीक है। आ गई बात समझ में। अब आगे देखो, एंड अ कोमा बाय सेमीकोलन, ठीक है। तो ये कोमा के द्वारा जुड़ेंगे या सेमीकोलन, ये सेमीकोलन का निशान, बाय अ सेमीकोलन एंड अ ट्रांजिशनल वर्ड, और इसमें ट्रांजिशनल वर्ड भी हो सकते हैं, जैसे ये हाउएवर, ठीक है, नेवरदलेस, देयरफॉर, और बाय अ कोरिलेटिव कंजक्शन, ठीक है, या फिर कोरिलेटिव कंजक्शन के द्वारा ये जुड़े होंगे, आइदर और ये बोथ एंड, ठीक है। तो ये जो भी कंजक्शन अगर तुम्हें कई सेंटेंस में देखने को मिलते हैं कि किसी के एंड आ गया, बट आ गया, और आ गया, नोर आ गया, सो आ गया, यट आ गया, ठीक है ना, या सेमीकोलन लगा करके फिर आगे और कोई बात लिखी जा रही है, कोमा लगा करके और कोई बात लिखी जा रही है, हाउएवर लगा करके और आगे सेंटेंस जोड़ा जा रहा है, नेवरदलेस लगा करके और आगे सेंटेंस को जोड़ा जा रहा है, देयरफॉर लगा करके और आगे सेंटेंस लिखा जा रहा है, ठीक है। या बीच में फिर वो आइदर और लगा दिया, ना इधर नो लगा दिया, या बोथ एंड लगा दिया। तो ये सारे जो कंजक्शन है ये मिलकर के कौन सा सेंटेंस बनाएंगे, कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है ना। और इसमें दो या दो से ज्यादा मेन क्लोज होंगे, फिर बता रहा हूं कौन से क्लोज होंगे, मेन क्लोज, ठीक है। इसके अंदर सबऑर्डिनेट नहीं होगा, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। सिंपल सेंटेंस समझ में आ गया, कंपाउंड भी समझ में आ गया, ठीक है। अब सिंपल सेंटेंस, सॉरी, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ वन मेन क्लोज एंड वन और मोर सबऑर्डिनेट क्लोज। अब इसके अंदर आएगा सबऑर्डिनेट वाला। कॉम्प्लेक्स में क्या होगा कि इसमें एक मेन क्लोज होता है, सिर्फ एक, ठीक है। कॉम्प्लेक्स में सिर्फ एक मेन क्लोज होगा, ठीक। और इसके अंदर सबऑर्डिनेट एक या एक से अधिक भी हो सकते हैं। कौन से वाले, सबऑर्डिनेट वाले, जो अधीनस्थ रहेंगे उसके,
जो मुख्य वाक्य के साथ में आएंगे और उसके अंडर में रहेंगे, मुख्य सेंटेंस के जो अंडर में रहेंगे वो सबऑर्डिनेट क्लोज कहलाता है। ठीक है, और ये एक या एक से अधिक रहेंगे। किसके अंदर रहेंगे ये एक या एक से अधिक? ये रहेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर। ठीक है, आ गई बात समझ में? सिंपल सेंटेंस में क्या हुआ? सिंपल सेंटेंस में एक मेन क्लोज हुआ। ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लोज कोई भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद कंपाउंड सेंटेंस में दो या दो से अधिक हाँ, दो या दो से अधिक मेन क्लोज होंगे। ठीक है, और इसमें भी सबऑर्डिनेट क्लोज नहीं होगा। ये जो है कौन से कंजक्शन से जुड़ेंगे? मेन क्लोज कोऑर्डिनेट कंजक्शन से। और कोऑर्डिनेट कंजक्शन कौन सा? एंड, बट, और, फॉर, नॉर, सो, यट। उसके बाद में कोमा से भी जुड़ सकते हैं, सेमीकोलन से भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, और ट्रांजिशनल वर्ड जो है हाउएवर, नेवरदलेस, देयरफॉर, और उसके बाद में कोरिलेटिव कंजक्शन आइदर और बोथ एंड, इनसे भी जुड़ सकते हैं। ठीक है ना? और उसके बाद में ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। इस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में मेन क्लोज एक होगा, लेकिन इसके अंदर सिर्फ एक ही होगा मेन क्लोज। ठीक है, लेकिन सबऑर्डिनेट क्लोज एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है। तो ऐसा जो सेंटेंस होगा जिसमें सिर्फ एक मेन क्लोज और एक से अधिक सबऑर्डिनेट होंगे, वो सेंटेंस कौन सा कहलाएगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, अब उसके बाद में कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कौन से होते हैं? ठीक है, कंसिस्ट ऑफ टू और मोर मेन क्लोज एंड एटलीस्ट वन सबऑर्डिनेट क्लोज। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कौन सा होएगा? कि जब कंसिस्ट टू और मोर मेन क्लोज, इसमें दो या दो से ज्यादा मेन क्लोज होंगे। ठीक है, लेकिन कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लोज होगा। दो या दो से ज्यादा, दो भी हो सकते हैं, या दो से अधिक। ठीक है, ये तो मेन क्लोज होंगे, मेन क्लोज। ठीक है ना? लेकिन कम से कम, ठीक है ना, कम से कम एक सबऑर्डिनेट होना चाहिए उसके अंदर। ठीक है, एक सबऑर्डिनेट उसके अंदर होना चाहिए, कम से कम एक। ठीक है, ये होना चाहिए। ठीक है, तभी वो कहलाएगा कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। अदरवाइज अगर ये नहीं हुआ तो फिर ये किस कैटेगरी में चल जाएगा? ये अगर नहीं हुआ तो फिर किस कैटेगरी में चल जाएगा ये सेंटेंस? कंपाउंड वाले में। कौन सी कैटेगरी में जाएगा? कंपाउंड वाले में। ठीक है ना? ये चीज ध्यान रखना कि कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो होगा वो दो या दो से अधिक मेन क्लोज होंगे, और एटलीस्ट कम से कम एक जो है वो सबऑर्डिनेट क्लोज उसके अंदर होना ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो जो थी चारों सेंटेंस की तुम्हारी परिभाषा। अब क्लोज के जो टाइप्स हैं वो कौन कौन से हैं? ठीक है, सबसे पहला होता है इंडिपेंडेंट क्लोज। ठीक, तो इंडिपेंडेंट क्लोज किसे कहते हैं? कैन स्टैंड अलोन एज ए कंप्लीट सेंटेंस। ठीक है, इंडिपेंडेंट क्लोज वो होता है जो कि अकेला खड़ा होता है। ठीक है, वन मैन आर्मी होती है। ठीक है, और कंप्लीट सेंटेंस होता है। यानी कि कंप्लीट सेंटेंस किसे कहेंगे? यानी कि जिससे पाठक को उस वाक्य का पूरा मतलब समझ में आ रहा है, वो हो गया कंप्लीट सेंटेंस। ठीक है, और इनकम्प्लीट सेंटेंस कौन सा होगा? जिससे कि रीडर को या पाठक को उस सेंटेंस का सेंस समझ में नहीं आया। ठीक है, अभी जैसे मैंने बोला कि मैं जाऊंगा, अब मैं जाऊंगा तो कहाँ जाऊंगा भाई? ठीक है, पूरा कंप्लीट सेंस समझ में आया क्या? बस यही समझ में आया कि जाएंगे। ठीक है, पूरी बात नहीं बोली। अब मैं पूरी बात बोलूँ कि भाई मैं पचपाड़ जाऊंगा, या मैं दिल्ली जाऊंगा, या मंडी जाऊंगा, ठीक है, तो फिर समझ में भी आवे, है कि नहीं? आ रही समझ में बात? अब अगर, तो वो कौन सा होएगा? वो कंप्लीट होएगा। और ये जो मैंने बोला, ये क्या है? इनकम्प्लीट है। तो इसी तरीके से इंडिपेंडेंट जो क्लोज होता है, ये क्या होता है? अपने आप में अकेला होता है, और ये कंप्लीट सेंटेंस होता है। ठीक, अब डिपेंडेंट क्लोज। डिपेंडेंट देख लो, डिपेंडेंट का मतलब दूसरे पे निर्भर। वो क्रमी रहते हैं ना जो दूसरों पे निर्भर रहते हैं, बहुत सारे क्रमी रहते हैं, एस के हेलमिंथीज वाली श्रेणी में। क्यों? होते हैं ना, होते हैं ना एस के हेलमिंथीज में। ठीक है, अ सबऑर्डिनेट क्लोज कैन नॉट स्टोन अलोन। अब ये अपने आप में एक जो है ये खड़ा नहीं हो सकता, यानी कि अपने आप में ये स्थायी रूप से जो है सेंस नहीं बता सकता एज अ सेंटेंस, सेंटेंस के रूप में। बिकॉज इट इज इनकम्प्लीट थॉट, क्योंकि ये जो क्या है, एक इनकम्प्लीट विचार देता है, ये अपूर्ण विचार देता है, या अपूर्ण जो बात है, इनकम्प्लीट जो बात है उसको प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो ये जो होगा ये डिपेंडेंट क्लोज होगा। इसको किसकी जरूरत पड़ेगी? इसकी पूरी बात समझाने के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी, इसको इसकी जरूरत पड़ेगी।
तब जाके इसे सहारा मिलेगा। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट समझ में आ गया, यानी कि जो कंप्लीट अपने आप में जो सेंस दे पूरा अकेला, वो तो हो गया इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र। ठीक है, और डिपेंडेंट कौन हो गया? डिपेंडेंट वो हो गया जो कि अपने मतलब को समझाने के लिए या अपनी बात को समझाने के लिए किस पे निर्भर हो? इस इंडिपेंडेंट वाले क्लोज पर, इस पर निर्भर हो, वो हो गया डिपेंडेंट। ठीक, अब उसके बाद में जो नाउन क्लोज, ठीक है, ये दे रखे तुम्हारे जो ये आएंगे। ठीक है, नाउन क्लोज क्या होता है? ठीक है, अब नाउन क्लोज, अ डिपेंडेंट क्लोज डेट बिगिन विद सबऑर्डिनेटर डेट कनेक्ट्स द क्लोज टू द मेन क्लोज। ठीक है, अ डिपेंडेंट क्लोज डेट बिगिन विद सबऑर्डिनेटर, ये जो होता है डिपेंडेंट क्लोज, नाउन क्लोज क्या होता है? ये डिपेंडेंट क्लोज से शुरुआत होती है इसकी। इसके अंदर डिपेंडेंट क्लोज जो होता है डेट बिगिन विद सबऑर्डिनेटर, और इसके अंदर सबऑर्डिनेट वाक्य से शुरू होगा ये। ठीक है ना, मेन क्लोज से शुरू नहीं होगा। कौन सा? नाउन क्लोज। यानी कि नाउन क्लोज जब भी होगा तो ये डिपेंडेंट क्लोज होगा, और ये शुरू किससे होगा? सबऑर्डिनेट वाक्य से। डेट कनेक्ट्स द क्लोज टू द मेन क्लोज, और इसमें पीछे की तरफ, ठीक है, आगे तो सबऑर्डिनेट आएगा, सबऑर्डिनेट वाला, सबऑर्डिनेट वाला क्लोज आएगा किसमें? नाउन क्लोज में। ठीक है, शुरुआत तो इससे होगी, और पीछे जाकर के लास्ट में, ठीक है, पीछे जाकर के लास्ट में यहाँ पे आएगा मेन क्लोज। ठीक है, शुरुआत किससे होगी? सबऑर्डिनेट से, और पीछे जाकर के ये किससे मिलेगा? मेन क्लोज से। ठीक है ना, तो ये दे रखा है इसके अंदर, अ डिपेंडेंट क्लोज डेट बिगिंस विद सबऑर्डिनेटर, ये एक डिपेंडेंट क्लोज होगा, और शुरुआत किससे होगी इसकी? सबऑर्डिनेटर से। ठीक है, डेट कनेक्ट्स, जो कि जुड़ेगा। ठीक है, डेट कनेक्ट्स द क्लोज टू द मेन क्लोज, जो कि इस वाले क्लोज को किससे क्लोज कनेक्ट करेगा? मेन क्लोज से। आ गई बात समझ में? ठीक है, तो ये कंडीशन जब बैठेगी किसी सेंटेंस के अंदर, ठीक है, सबऑर्डिनेट से शुरू हो रहा है वो, और पीछे जाकर के बाद में जाकर के मेन क्लोज से मिल रहा है, वो कंडीशन कहलाएगी, वो ऐसा क्लोज, ऐसा जो क्लोज होगा, ठीक है, वो कहलाएगा नाउन क्लोज। ठीक है, अब उसके बाद में एडजेक्टिव क्लोज। एडजेक्टिव क्लोज, अ डिपेंडेंट क्लोज, ठीक है, मॉडिफाइज नाउन और अ प्रोनाउन। ठीक है, जैसे कि अपन ने वो एडजेक्टिव की तुम्हें परिभाषा याद है ना, एडजेक्टिव किसे कहते हैं? ठीक है, एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताता है? नाउन की या प्रोनाउन की। ठीक है ना, तो वही चीज इसके अंदर लागू है। ठीक है, अ डिपेंडेंट क्लोज, ये भी एक क्या होगा? डिपेंडेंट क्लोज होगा। एडजेक्टिव क्लोज, ये भी क्या होगा? डिपेंडेंट क्लोज होगा, और ये किसको मॉडिफाई करेगा? नाउन को और प्रोनाउन को, यानी कि ये विशेषता किसकी बताएगा? नाउन की या प्रोनाउन की। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा ये एडजेक्टिव क्लोज हो जाएगा। एडवर्ब क्लोज, वही एडवर्ब का नियम याद रखो। एडवर्ब किसकी विशेषता बताता है? वर्ब की भी बताता है, एडजेक्टिव की भी बताता है, और एडवर्ब की भी बताता है। ठीक है ना, तीनों की बताता है। ये भी क्या होगा? एक डिपेंडेंट क्लोज होगा, यानी कि ये भी निर्भर रहने वाला वाक्य होगा। ठीक है ना, और ये किसको मॉडिफाई करेगा? ये मॉडिफाई करेगा वर्ब को, ये मॉडिफाई कर सकता है एडजेक्टिव को, और ये मॉडिफाई कर सकता है एडवर्ब के साथ में, और कोई दूसरी एडवर्ब दे रखी हो उसको भी। ठीक है ना, क्योंकि एडवर्ब की परिभाषा यही होती है, मेन तो वो वर्ब को मॉडिफाई करती है, लेकिन बहुत सी बार एडजेक्टिव को भी करती है, और बहुत सी बार एडवर्ब को खुद को करती है। यानी कि दो दो एडवर्ब भी कभी कभी एक सेंटेंस में आ जाती है, एक एडवर्ब दूसरी एडवर्ब को मॉडिफाई करती है। हरी बात तुम्हारे समझ में है? ठीक है ना, तो ऐसा जो सेंटेंस होगा, ऐसा डिपेंडेंट क्लोज, इंडिपेंडेंट नहीं लिखा रहा, देखो यहाँ इन तीनों में इंडिपेंडेंट नहीं है, इन तीनों में क्या लिखा रहा है? डिपेंडेंट लिखा रहा है। यानी कि ये तीनों क्या है? निर्भर रहने वाले वाक्य हैं, ये स्वतंत्र नहीं है, ये निर्भर रहेंगे। ठीक है, ये नाउन क्लोज भी निर्भर वाला है, इसको भी सहारे की जरूरत है, एडजेक्टिव क्लोज को भी सहारे की जरूरत है, और ये डिपेंडेंट, ये एडवर्ब क्लोज को भी सहारे की जरूरत है। ठीक है, ये तीनों डिपेंडेंट वाली कैटेगरी में है। ठीक है, ये जो है ये पीछे जाकर के मेन क्लोज से जुड़ रहा है, सबऑर्डिनेट से चालू हो रहा है, मेन क्लोज से जुड़ेगा। ये जो है ये मॉडिफाई करेगा किसको? नाउन को और प्रोनाउन को, एडजेक्टिव क्लोज। और ये जो है ये किसको मॉडिफाई करेगा? एडवर्ब क्लोज, वर्ब को, एडजेक्टिव को, या इसकी खुद की एडवर्ब को, और अ सेंटेंस, या फिर पूरे सेंटेंस को ही कर देगा। ठीक है, वो तो जब अपन पढ़ेंगे ना इसको स्पेशल, अलग इसका जो पार्ट पढ़ेंगे, इसको अलग से पूरा जब समझेंगे, उसमें तुम्हारे और समझ में आ जाएगा कि वर्ब को कैसे कर रहा है, एडजेक्टिव को कैसे कर रहा है, दूसरी एडवर्ब को कैसे कर रहा है। ठीक है ना, तो अभी तो ये बात है। ठीक है, अब इसेंशियल क्लोज, ठीक है, और नॉन इसेंशियल क्लोज, ये तो तुम्हारे जरूरी नहीं, रेस्ट्रिक्टिव और नेसेसरी क्लोज होते हैं, और नॉन इसेंशियल क्लोज जो होते हैं
नॉन रेस्ट्रिक्टिव और अननेसेसरी क्लोज होते हैं। ठीक है, ये तुम्हारे कोई सिलेबस के अंदर है नहीं। ठीक, अब उसके बाद में देखो, अब यहां से तुम्हें और अच्छी तरीके से समझना है। ठीक, क्लोज द सेंटेंस, वो इंट्रोडक्शन था। क्या था? वो इंट्रोडक्शन था। ठीक है, शुरुआत अब हुई है। ठीक, द सेंटेंस, द सेंटेंस इज द बेसिक यूनिट ऑफ कम्युनिकेशन इन इंग्लिश। सेंटेंस जो होता है वो एक बेसिक यूनिट होती है, एक आधारभूत इकाई होती है। शुद्ध हिंदी में अगर कहें तो, वैसे मेरी हिंदी थोड़ी कमजोर है क्योंकि मैं अंग्रेजी माध्यम का छात्र रहा हूँ और इंग्लिश लिटरेचर का, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ मैं। कभी कोई, अगर कोई गलत वर्ड हो जाए तो तुम मेरी सलाह कर सकते हो। ठीक है, तो यूनिट ऑफ कम्युनिकेशन इन इंग्लिश, ये जो है एक इंग्लिश में कम्युनिकेशन, बातचीत करने का क्या है, एक आधारभूत इकाई है। क्योंकि सेंटेंस के बिना किसी भी लैंग्वेज में आप बात कर ही नहीं सकते। दुर्गेश, एम आई राइट माय डियर? ठीक है ना, सेंटेंस के बिना आप किसी में बात कर ही नहीं सकते। ठीक है, आपको हर कोई सी भी लैंग्वेज ले लो, भले चाइनीज में बोलो होम शाही शाह, शाह शाह शू, तो उसमें भी आपको क्या है, सेंटेंस बनाने पड़ेंगे। बनाने पड़ेंगे कि नहीं बनाने पड़ेंगे? आ रही बात समझ में? तो आप पढ़ी लियो, उसमें भी सेंटेंस है कि नहीं? तो कोई सी भी हो, सेंटेंस सबके अंदर है। ठीक है, ये क्या है कि एक तुम्हारा मनोरंजन भी हो जाता है इससे, कभी दिमाग फ्रेश हो जाता है। तो क्लोज एंड फ्रेजेस आर द सब यूनिट्स ऑफ अ सेंटेंस। तो क्लोजेस और फ्रेजेस जो हैं, ये क्या है, सब यूनिट्स हैं। ठीक है, उप इकाई हैं। ठीक है, किसकी? सेंटेंस की। ये पूरे सेंटेंस नहीं है। प्रतीक्षा, क्लोजेस, जो अभी तो आपने क्वेश्चन पूछा था कि सर क्लोजेस और फ्रेजेस पूरे सेंटेंस है क्या, तो ये पूरे सेंटेंस नहीं है। ये क्या है, सब यूनिट्स है, उसकी उप इकाई है, यानी कि आधा हिस्सा है उसका। ठीक है ना? एन इंग्लिश सेंटेंस हैज टू पार्ट्स। जो इंग्लिश सेंटेंस जो होते हैं, ठीक है, उसके दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है प्रीडिकेट। ठीक है, द सब्जेक्ट आइडेंटिफाई द टॉपिक ऑफ द सेंटेंस। सब्जेक्ट जो होता है वो क्या आइडेंटिफाई करता है कि सेंटेंस का टॉपिक क्या है। ठीक है, द प्रीडिकेट कमेंट्स ऑन द टॉपिक। और जो प्रीडिकेट जो होता है वो टॉपिक के ऊपर कमेंट करता है। अरे बात समझ, इसको और खुल करके देख लो। सब्जेक्ट जो होता है मस्ट इंक्लूड अ नाउन और अ फ्रेज और क्लोज एक्टिंग एज अ नाउन। सब्जेक्ट के अंदर कोई नाउन होनी चाहिए या फ्रेज होना चाहिए, यानी कि सेंटेंस का कोई टुकड़ा होना चाहिए। ठीक है, और ऐसा क्लोज होना चाहिए जो कि नाउन क्लोज हो, या फिर ऐसा क्लोज होना चाहिए जो कि नाउन क्लोज हो। ठीक है, तो वो जो कहलाएगा वो सब्जेक्ट कहलाएगा। वही परिभाषा, वही याद रखो कि अगर जो नाउन है वो सब्जेक्ट है। ठीक है, और कुछ अगर याद नहीं रह रहा तो इतना याद रख लो कि नाउन है वो सब्जेक्ट है। ठीक है, उसके बाद में प्रीडिकेट मस्ट इंक्लूड अ वर्ब। और प्रीडिकेट में ये मस्ट है, प्रीडिकेट जो है उसके अंदर मस्ट, ये देखो मस्ट, मस्ट तुमने मॉडल पढ़े होंगे। मस्ट का मतलब क्या होता है, यानी कि नहीं, इसकी बहुत ही आवश्यकता है, यानी कि इसके बिना काम होगा ही नहीं। ठीक है, एक बार शुड के बिना चल जाएगा काम, लेकिन मस्ट वाली कंडीशन में काम जिस चीज के बारे में हो रहा है, जिस चीज के बारे में मस्ट आ गया, वो चीज उसमें होना जरूरी है। अगर वो चीज उसके अंदर नहीं हुई, ठीक है ना, तो वो काम पूरा फेल हो जाएगा। आगे बात समझ में? तो ये मस्ट वाली कंडीशन है यहाँ पे, मस्ट इंक्लूड अ वर्ब, यानी कि उसमें वर्ब होगी, वर्ब होनी होनी चाहिए। और अगर उसके अंदर वर्ब नहीं है तो आप उसे प्रीडिकेट नहीं बोल सकते हो। प्रीडिकेट का मतलब ही वर्ब है। ये प्रीडिकेट का मतलब ही आप किससे समझो, वर्ब से। प्रीडिकेट वर्ब को ही कहते हैं। ठीक है ना, यानी कि उसके अंदर क्या होना चाहिए, वर्ब, प्रीडिकेट। ठीक है ना, तो प्रीडिकेट क्या हो गया, वर्ब हो गई। और सब्जेक्ट क्या हो गया, नाउन हो गया या नाउन क्लोज हो गया। ठीक है, तो कोई पूछे कि सब्जेक्ट और प्रीडिकेट क्या होते हैं तो बता दोगे कि सब्जेक्ट जो है वो तो नाउन या फिर नाउन क्लोज या फिर नाउन फ्रेज। ठीक है, और प्रीडिकेट क्या हो गया, वर्ब। ठीक है, आगे देखो, अ क्लोज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड कंटेनिंग अ सब्जेक्ट एंड अ प्रीडिकेट। अब जो क्लोज बनता है, जो क्लोज का जो स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, वो सब्जेक्ट से और प्रीडिकेट से बनता है।
ठीक है, अब जैसे मैंने मैंने बोल दिया आई रन, मैं दौड़ा, ठीक है, बन गया? नहीं बन गया क्या? क्लोज तो बन गया, क्योंकि सब्जेक्ट भी आ गया और वर्ब भी आ गई। आई रन, भली दो ही वर्ड लिखाए हों, लेकिन फिर भी सेंटेंस बन गया, भली ये डिपेंडेंट वाला हो। पूरी बात बताने के लिए आगे और लिखना पड़ेगा कि मैं कहाँ दौड़ा था, या आर्मी की रेस में दौड़ा था, या फिर पुलिस की रेस में दौड़ा था, या फिर ऐसे ही कहीं दौड़ने गया था। वो पूरी बात लगाने के लिए वो करना पड़ेगा, लेकिन क्लोज तो बन गया, बन गया ना क्लोज तो उसमें सब्जेक्ट आ गया और प्रीडिकेट आ गया। ठीक, क्लोज डेट कैन स्टैंड अलोन और कॉल्ड इंडिपेंडेंट क्लोज, ये अपन ने पढ़ा था कि जो इंडिपेंडेंट क्लोज होता है, ठीक है, वो अपने आप में क्या होता है? अकेला होता है। तो ऐसा क्लोज जो कि अकेला खड़ा है और इंडिपेंडेंट है, वो इंडिपेंडेंट क्लोज कहलाएगा। क्लोज डेट डू नॉट एक्सप्रेस कंप्लीट थॉट एंड कैन नॉट स्टैंड अलोन आर कॉल्ड डिपेंडेंट क्लोज। ठीक है, और ऐसा क्लोज जो कि अपना खुद का जो है मीनिंग, ठीक है, वो पूरी तरीके से समझा नहीं पाए, उसका कंप्लीट अर्थ नहीं निकले, ठीक है, ऐसा क्लोज कहलाएगा डिपेंडेंट क्लोज। ठीक है, आ गई समझ में? अब इंडिपेंडेंट क्लोज में देखो, द सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस एन इंडिपेंडेंट क्लोज इज अनदर नेम फॉर सिंपल सेंटेंस। इंडिपेंडेंट क्लोज जो है वो एक दूसरा नाम है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस कह लो या फिर उसे इंडिपेंडेंट कह लो, दोनों नाम है। जैसे तेरा नाम एक है पीयूष, और घर का नाम मान लो कुछ एक है, लेकिन व्यक्ति कौन है? एक ही है। ठीक है, तो ऐसे इसको इंडिपेंडेंट कह लो या फिर क्या कह लो? सिंपल सेंटेंस कह लो। ठीक है, एन इंडिपेंडेंट क्लोज हैज अ सब्जेक्ट, ठीक, एंड अ वर्ब। अब इस इंडिपेंडेंट क्लोज में सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होती है। एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट, और ये पूरा कंप्लीट थॉट जो है वो प्रदर्शित करता है। ठीक, एंड कैन स्टैंड अलोन एज अ कंप्लीट सेंटेंस, और ये अपने आप में अकेला खड़ा रहता है और कंप्लीट सेंस देता है, बिकॉज इट डजेंट डिपेंड ऑन एनीथिंग एल्स टू कंप्लीट द थॉट। क्यों? क्योंकि इसे और किसी दूसरे सेंटेंस की जरूरत नहीं पड़ती है, ये अकेला ही खड़ा रह करके अपनी बात जो है पूरी समझा देता है, और रीडर जो है या जो लिसनर जो है, सुनने वाला या पढ़ने वाला, उसे पूरी बात समझ में आ जाती है। ठीक है ना, तो वो पूरी बात से अवगत हो जाता है कि भाई सामने वाला क्या कहना चाहता है, तो ये अपने आप में अकेला खड़ा होता है। ठीक है, अब इसमें देखो एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे ये सेंटेंस है, थॉमस जेफरसन एंड सैली हेमनिंग्स लिव्ड इन पेरिस फॉर अ टाइम। ठीक, अब थॉमस जेफरसन एंड सैली हेमिंग्स, अब ये जो पूरा है, ठीक है ना, ये थॉमस, ये पूरा जो है यहां से लेकर के और यहां तक, ये पूरा, ये पूरा सब्जेक्ट है। यूनी के बस ये थॉमस आ गया सर, तो आपने तो बताया था आगे वाला वर्ड जो है उसे नाउन बोलते हैं या वो सब्जेक्ट होता है। अब ये जेफरसन तो सर उसके अंदर जाना चाहिए, वर्ब के अंदर। ठीक है, फिर आपने बता दिया था कि ये कॉम्प्लीमेंट है, तो यहाँ कॉम्प्लीमेंट कर दिया, जबकि वो नाम है पूरा। आई समझ में? तो ऐसा नहीं है, ये पूरा सब्जेक्ट है, क्योंकि ये पूरा क्या है? पूरा ये नाम है। ठीक है, ये दो पर्सन को इंगित कर रहा है कि थॉमस जेफरसन एंड सैली हेमिंग्स। ठीक, अब उसके बाद में ये वर्ब आ रही है, लिव्ड इन पेरिस फॉर अ टाइम, ये वर्ब है। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट हुआ और ये वर्ब हुई। ठीक, अब ये क्या बता रहा है? थॉमस जेफरसन और सैली हेमिंग्स लिव्ड इन पेरिस फॉर अ टाइम। थॉमस जेफरसन और सैली हेमिंग्स जो है वो कुछ समय के लिए पेरिस में रहे। ठीक, तो बात समझ में आ गई कि हाँ भाई कुछ समय के लिए वो लोग पेरिस में रहे थे। ठीक है, अब उसके बाद में मार्था जैक्सन वॉज अ रिमार्केबल वुमन। ठीक है, मार्था जैक्सन वॉज अ रिमार्केबल वुमन, तो मार्था जैक्सन जो थी वो क्या थी? रिमार्केबल वुमेन थी। ठीक है, तो ये जो है ये तो सब्जेक्ट है, और ये पूरा जो है ये वर्ब है। तुम तो ये देख लेना कि जहां से वर्ब स्टार्ट हो रही है ना, या हेल्पिंग वर्ब आ रही है, ठीक है, उससे पहले का जितना भी हिस्सा आएगा वो सारा सब्जेक्ट में चल जाएगा। और जैसे ही हेल्पिंग वर्ब आई या मेन वर्ब आई, ठीक है, या तो हेल्पिंग वर्ब आ गई या मेन वर्ब आ गई, भली वो दो शब्दों के बाद हो कि तीन के कि चार के, ठीक है, उसके बाद से उसे पकड़ना, वो नियम मत लगाना कि पहला एक नाम आ गया दूसरा जो है फिर वो वर्ब आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब आ जाए या मेन वर्ब आ जाए, मतलब यहां से वर्ब का प्रीडिकेट का हिस्सा चालू है।
और उससे पहले का जो भी हिस्सा है वो किसमें है, सब्जेक्ट के अंदर है। ठीक है, जॉइंस इंडिपेंडेंट क्लोज। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक तुम्हारा, इंडिपेंडेंट क्लोज कैन बी रिटन एज इंडिविजुअल सेंटेंस। इंडिपेंडेंट क्लोज जो है वो इंडिविजुअल सेंटेंस के रूप में लिखे जाते हैं। ठीक है, और दो दे कैन बी ज्वाइंड एज वन सेंटेंस, और उनको एक वन सेंटेंस के रूप में जो है वो जोड़ा जा सकता है। वन वे टू ज्वाइन देम इज यूजिंग बाय कोमा। एक तरीका क्या है उनको जोड़ने का, ये कोमा लगा दो। ठीक है, एंड कोऑर्डिनेट कंजक्शन। ठीक है, और कोऑर्डिनेट कंजक्शन लगा दो आफ्टर द फर्स्ट इंडिपेंडेंट क्लोज। जो फर्स्ट इंडिपेंडेंट क्लोज खत्म हो रहा है उसके बाद या तो आप कोमा लगा दो, ठीक है, या फिर जो है वो कोऑर्डिनेट कंजक्शन लगा दो। ठीक है, टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लोज ज्वाइंड बाय अ कोऑर्डिनेट कंजक्शन। दो या दो से अधिक जो इंडिपेंडेंट क्लोज है वो कोऑर्डिनेट कंजक्शन के द्वारा जुड़ेंगे, जो है एंड, बट और फॉर, नोर, यट और सो, मेकअप अ कंपाउंड सेंटेंस। तो ये मिलकर के क्या बनाएंगे, कंपाउंड सेंटेंस। तुम्हें पहले बताया था कि दो या दो से अधिक जो सेंटेंस होते हैं जो इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, और उसमें सबऑर्डिनेट एक भी नहीं होता है, तो वो मिलकर के कौन सा सेंटेंस बनाते हैं, कंपाउंड सेंटेंस। तो वही यहाँ पे बात हो रही है। अब जैसे ये एग्जांपल दे रखा है, ठीक है, डेन रोट अ रिसर्च पेपर ऑन मोटिवेशन। ठीक है, और उसके बाद लिख रखा है ही सबमिटेड इट फॉर पब्लिकेशन। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया बीच में कोमा। ठीक है, अब यहाँ पे जो है डेन रोट अ रिसर्च पेपर ऑन मोटिवेशन, ये कोमा आ गया, ए सॉरी फुल स्टॉप आ गया। तो ये जो है ये पूरा ये इंडिपेंडेंट वाक्य है। इसमें बात भी पूरी समझ में आ रही कि डेन ने क्या लिखा, रिसर्च पेपर लिखा, ठीक है ना, किस चीज के ऊपर, मोटिवेशन के ऊपर। ठीक है, तो ये कंप्लीट सेंस दे रहा है अपने आप में, इसमें ऐसा नहीं है कि कोई चीज समझ में नहीं आई हो। और उसके बाद दूसरा उसी का आगे बात बताई जा रही है कि सबमिटेड इट फॉर पब्लिकेशन, और उसने लिखने के बाद उसको पब्लिकेशन के लिए दे दिया, यानी कि प्रकाशित होने के लिए दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे भी कंप्लीट सेंस निकल रहा है। ठीक है, तो ये जो दोनों है ये दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट क्लोज है, यानी कि इन्हें अपनी बात समझाने के लिए ना तो इसको किसी की जरूरत है ना इसको किसी की जरूरत है। ये अपने आप में ये भी अपनी बात पूरी बता रहा है, ये भी अपनी बात पूरी बता रहा है। ठीक है, इस वजह से इंडिपेंडेंट है। ठीक है, और इनको ये किससे जुड़े हैं, फुल स्टॉप से। ठीक है ना। अब उसके बाद लिख रखा है डेन रोट अ रिसर्च पेपर ऑन मोटिवेशन, उसके बाद कोमा लगा दिया, एंड। अब कोमा के बाद में एंड भी आया, देखो, यानी कि कोमा भी आएगा और कोरिलेटिव कंजक्शन भी आएगा। ठीक, कोमा भी आएगा और कोरिलेटिव कंजक्शन भी आएगा। ठीक है ना। बात ये की है ये सेंटेंस की, लेकिन उन्होंने दो तरीके से लिख करके बताया, एक तो बताया फुल स्टॉप से, एक कोमा के बाद में कोरिलेटिव कंजक्शन से। ठीक है, तो ये बात वापस डबल उसने लिखी, यहाँ फुल स्टॉप की जगह कोमा लगा दिया, कोमा के बाद में उसने कोरिलेटिव कंजक्शन दे दिया, और उसके बाद ये वाली लाइन जो है ये भी पूरी की पूरी लिख दी। ठीक है, अब ये जो हो गया, ठीक है, ये हो गया कंपाउंड सेंटेंस। जब इस तरीके से उसने इसको लिख दिया तो ये कौन सा सेंटेंस बन गया, कंपाउंड सेंटेंस बन गया। द सेम टू इंडिपेंडेंट क्लोज आर joined बाय कोमा एंड द कोऑर्डिनेट कंजक्शन एंड। ये जो सेम जो टू सेंटेंस है ये किसके द्वारा जुड़े, कोमा के द्वारा जुड़े, ठीक है, और कोऑर्डिनेट कंजक्शन एंड के द्वारा जुड़े। ठीक है ना, आ गई बात समझ में। अब आगे देख लो, बी केयरफुल, नॉट बी केयरफुल that what follows the word and or any other coordinate conjunction, ठीक है, is an independent clause. If not, then do not use a comma. ठीक है, क्या कह रहा है ये, कि इस चीज में तुम्हें सावधानी रखनी है कि what followed the word and, ठीक है, what follow the word and, यानी कि end के वर्ड में जो बात आ रही है, ये जो end के बाद में जो बात आ रही है ये पूरी, ये end के बाद में, ये एंड के बाद में जो ये बात आ रही है पूरी, फॉलो, एंड को जो बात फॉलो कर रही है, एंड को कौन सी बात फॉलो कर रही है, ही सबमिटेड इट फॉर पब्लिकेशन। ठीक है ना, तो उसके बारे में कह रहा है ये कि डेट व्हाट फॉलो द वर्ड एंड और एनी अदर कोऑर्डिनेट कंजक्शन, या फिर इसके अलावा और कोई सा भी कंजक्शन हो कोऑर्डिनेट, बट हो, फॉर हो, यट हो, ठीक है, यानी कि कोऑर्डिनेशन का कोई सा भी ग्रुप हो उसमें से कोई सा भी, जरूरी नहीं कि एंड, यानी कि होना वो कौन सा कंजक्शन चाहिए, कोऑर्डिनेट कंजक्शन होना चाहिए। ठीक है ना, तो बात ये बताई जा रही है कि अभी जैसे यहाँ पे एंड है, ठीक है ना, तो इसके पहले कोमा लगा हुआ है,
ठीक है। इसके अलावा अगर कोई और भी हो, इज एन इंडिपेंडेंट क्लोज, ये जो होगा ये अपने आप में क्या होगा, इंडिपेंडेंट क्लोज होगा। जैसा कि मैंने बताया ये अपने आप में क्या होगा, इंडिपेंडेंट क्लोज होगा। और अगर ये इंडिपेंडेंट क्लोज नहीं है, अगर ये वाला सेंटेंस यहां पे तो ये इंडिपेंडेंट क्लोज नहीं है, लेकिन सॉरी है, लेकिन अगर ये इंडिपेंडेंट क्लोज अगर नहीं हो, ठीक है, तो उसके बाद क्या लिख रखा है, इफ नॉट देन डू नॉट यूज अ कोमा। ठीक है, अगर ये इंडिपेंडेंट क्लोज नहीं है, यानी कि अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, तो फिर आपको यहाँ पे कोमा का यूज नहीं करना है। यहाँ कोमा का यूज करना गलत होगा, क्योंकि कोमा आपको जब ही लगाना है कोरिलेटिव कंजक्शन के साथ में, जब जो है ये जो है इंडिपेंडेंट क्लोज हो। आ रही बात समझ में? आपको जो है यहाँ पे कोमा अगर आप नहीं लगाओगे तो वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक इंडिपेंडेंट क्लोज, क्लोज है ना। और फिर अगर सिर्फ ये पूरी बात अगर एंड से जुड़ी होती, ये जैसे डैन रोट अ रिसर्च पेपर ऑन मोटिवेशन एंड, अगर ये मैं कह देता एंड पब्लिश इट, ठीक है ना, तो ये हो जाता, फिर क्या हो जाता, ये एक इंडिपेंडेंट क्लोज ये हो जाता, और ये वाला कौन सा क्लोज चल जाता, डिपेंडेंट, ये डिपेंडेंट क्लोज हो जाता, ठीक है ना। लेकिन फिर उस कंडीशन में यहाँ पे कोमा नहीं लगता, ठीक है ना। लेकिन अभी जो है ये दोनों अपने आप में स्वतंत्र वाक्य हैं, ये दोनों अपनी अपनी अलग तरीके से बात जो है वो दर्शा रहे हैं, अपने आप में दोनों इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना। तो इनको जो है कोमा लगा के और कोरिलेटिव कंजक्शन का उपयोग करके इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, कहने का मतलब ये है, ठीक है। और अगर आप कोमा नहीं लगाओगे, ठीक है, कोमा नहीं लगाओगे लेकिन एंड से जुड़ा रहने दोगे, ठीक है, तो फिर उस कंडीशन में वो जो पीछे वाला जो वाक्य रहेगा वो इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा, इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा, वो कौन सा वाक्य होगा, डिपेंडेंट, इस पर निर्भर वाला वाक्य हो जाएगा, ठीक है। ये है एग्जाम्पल, जैसे ये डेन रोट अ रिसर्च पेपर एंड सबमिटेड फॉर पब्लिकेशन, ठीक। अब यहाँ पे इसने क्या करा, यहाँ कोमा नहीं लगा, देखो कोमा है क्या यहाँ पे, नहीं है ना कोमा, सिर्फ यहाँ पे किससे जुड़ रहा है, ये इस कोरिलेटिव कंजक्शन से जुड़ रहा है, ठीक है। अब उसके बाद में ये पूरी बात ये फॉलो हो रही है, एंड सबमिटेड इट फॉर पब्लिकेशन, अगर मैं इतना छुपा दूं, ये इतना हिस्सा मैंने पूरा छुपा दिया, ठीक है, मैं तुमसे कह रहा हूं कि डायरेक्ट यहां से पढ़ो, सबमिटेड इट फॉर पब्लिकेशन, पब्लिकेशन के लिए जो है सबमिट करा है, तो तुम यूं नहीं कहोगे, मैं यूं कहूँ कि मैंने जो है सबमिट करा है पब्लिकेशन के लिए, ठीक है, यानी कि प्रकाशित होने के लिए दी है मैंने, तो तुम यूं नहीं कहोगे कि सर पब्लिकेशन के लिए आपने क्या दिया, आपने कोई सी नोवेल लिखी, आपने कोई सी स्टोरी लिखी, आपने और कोई सी जो है पोइट्री लिखी, यानी कि प्रकाशित क्या कर रहे हो, आपने कोई सा प्रोज सेक्शन लिखा, क्या लिखा आपने, ये कंप्लीट सेंस दे रहा है क्या, नहीं दे रहा ना। अगर ये बात पूरी नहीं कही जाए और इस बात को ही सिर्फ किया जाए कि प्रकाशित होने के लिए दी गई, सिर्फ मैं इतना बोल दूं कि प्रकाशित होने के लिए दी गई, तो क्या दी गई भैया, प्रकाशित